हेलो जिद्दी विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। और आज हम फिर से वापस से क्वेश्चंस के थ्रू ही लर्न करने वाले हैं। ये एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। With reference to Aldabra Rail, consider the following statements. The flightless, first statement is the flightless Aldabra Rail went extinct over 1.3 lakh years ago, but the species then reappeared via iterative evolution. तो पहला ये क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि 1.3 लाख ईयर्स अगो एक एल्डाब्रा रेल करके बर्ड जो थी फ्लाइटलेस बर्ड वो एक्सटेंट हो गई थी और रीआइटरेटिव एवोल्यूशन के थ्रू दोबारा अपीयर हुई। क्या ये स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट, एल्डाब्रा इज ए कोरल एटॉल ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर थर्ड स्टेटमेंट इज आइटरेटिव एवोल्यूशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द रिपीटेड एवोल्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट और बॉडी प्लान। स्पेसिफिक ट्रेट और बॉडी प्लान यानी बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी प्लान का कोई स्पेसिफिक ट्रेट जो है वो वापस से रीअपियर होता है फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल लीनिएज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, उसी को आइटरेटिव एवोल्यूशन बोलते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो फटाफट इस पर कॉल लीजिए आप लोग सो दैट वी कैन मूव ऑन टू एक्सप्लेनेशन। So right, with reference to Aldabra Rail, consider the following statements। तो इसमें जो है अगर आप देखोगे तो दो आंसर्स इसके सही हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो था फ्लाइटलेस एल्डाब्रा रेल इट वेंट एक्सटिंक्ट ओवर 1.3 लाख ईयर्स अगो बट देन रीअपियर्ड वाया आइटरेटिव एवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन एल्डाब्रा जो है कोरल एटॉल है और ये अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट पे। फिर आइटरेटिव एवोल्यूशन की भी डेफिनेशन सही थी कि अलग अलग समय पे अगर सेम एंसेस्टर से जो बॉडी प्लान है या स्पेसिफिक ट्रेट है वो वापस से एवॉल्व होता है तो उसको ही आइटरेटिव एवोल्यूशन बोला जाता है और एल्डाब्रा रेल के केस में वही हुआ है। ये एल्डाब्रा रेल है आपकी, और एल्डाब्रा रेल के बारे में देखिए आर्टिकल है 3 फरवरी को निकला हुआ था और इसमें क्या बोला गया, द बर्ड दैट केम बैक फ्रॉम द डेड बाय इवॉल्विंग ट्वाइस, ये 2 बार आई। ये रीजन क्या था, ये एल्डाब्रा कोरल एटॉल है ना, ये बार बार पानी के नीचे डूब जाता था, समुद्र में नीचे डूब जाता था, इसलिए जो है ये भी खत्म हो जाती थी क्योंकि फ्लाइटलेस थी तो इसके पास यहां से जाने का रास्ता तो था नहीं कोई भी, तो इसलिए ये डूब जाती थी, लेकिन वापस से इवॉल्व हुई है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इट इज अबाउट द साइज ऑफ ए चिकन, छोटा जो चिकन होता है उसके साइज की होती है, ग्रे बैक होती है, सर का कलर जो होता है रेड होता है, एंड चेस्ट एंड व्हाइट थ्रोट, ठीक है, तो व्हाइट कलर का थ्रोट होता है, गला होता है। इट इज अ सब स्पीशीज ऑफ व्हाइट थ्रोटेड रेल और इट इज द ओनली लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की ओनली लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड है। फिर ये कहां पे, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मैंने बता ही दिया, जो कि नॉर्थ ऑफ मडागास्कर, मडागास्कर की लोकेशन आपको याद होगी, उसके नॉर्थ में जो है ये एल्डाब्रा एटॉल लाई करता है। इट इज अ कोरल लाइमस्टोन आइलैंड्स ऑफ एल्डाब्रा एटॉल, ठीक है। फिर इसके बाद 2019 में जो स्टडी हुई थी एल्डाब्रा रेल्स के ऊपर तो उसके फॉसिल्स को निकाला गया था। कहां से निकाला गया था ये चीज, इसी एटॉल से ही पाया गया था और उस फॉसिल को स्टडी करके पता चला था कि अराउंड 1.36 लाख ईयर्स अगो ये यहां रहा करती थी और डूब के खत्म हुई थी क्योंकि फ्लाइटलेस थी। किसने बताया था, किस जर्नल में पब्लिश हुआ था, जूलॉजिकल जर्नल ऑफ लिनियन सोसाइटी। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज डोडो, ग्रेट ऑक, सेंट हेलेना, जायंट हुप, दीज आर द टाइप्स ऑफ। तो ये आपको बताना है ये एक्सटिंक्ट मैमल्स हैं, ये एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंसेक्ट्स और क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल्स। इस पे आपको कॉल लेनी है, फटाफट कॉल लीजिए। So now we are moving to the answer. So these are extinct birds, dodo, great auk and Saint Helena giant hoop. These are the types of extinct birds. ये अभी जो है 20 दिसंबर 2023 को देखिए ये न्यूज आया था, इसमें क्या बोला था, ह्यूमंस मे हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ एटलीस्ट 1300 बर्ड स्पीशीज सिंस लेट प्लीस्टोसीन। ये एक स्टडी बोली थी, कौन सी स्टडी थी, यूनाइटेड किंगडम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी, इसने इस स्टडी में बोला था। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कुछ नाम, ऐसी कुछ बर्ड्स जो कि न्यूज में मेंशन की गई थी, ठीक है, और उनके बारे में जान लें कि ये नाम एज इट इज वो पूछ सकते हैं कि ये हैं क्या एग्जैक्टली। तो दीज आर द एक्सटिंक्ट बर्ड्स। तो डोडो एक्सटिंक्ट बर्ड है, ग्रेट ऑक एक्सटिंक्ट बर्ड है, सेंट हेलेना जायंट हुप एक्सटिंक्ट बर्ड है यहां पर। तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो है इन्होंने ये बताया, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। एंड दिस नंबर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 1300 1500, दिस इज अराउंड 12% ऑफ द टोटल बर्ड्स आउट देयर, ठीक है, एंड इट हैव गॉन एक्सटिंक्ट सिंस द लेट प्लीस्टोसीन इपोक
विद 55% ऑफ दीज एक्सटिंक्शंस अनडिस्कवर्ड, यानी 55% के बारे में हमें आइडिया ही नहीं है यहाँ पर कि भाई वो कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इनका तो जैसे फॉसिल्स मिल गया हमको, तो फॉसिल से हमने आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ये एक्सटिंक्ट हुई है, लेकिन बाकी का तो हमें पता भी नहीं है। फिर ग्रेट ऑक जो है, ये रीजन भी इसका इंपॉर्टेंट है, दिस बिलोंग टू नॉर्थ अटलांटिक रीजन। डोडो जो है यहाँ पर इट इज द नेटिव ऑफ मॉरिशियस, तो ये मॉरिशियस है, और इसके बारे में भी देखिए ये आर्टिकल यहाँ पर छपा था 9 दिसंबर 2023 को, 9 दिसंबर 2023 को। इसमें डी एक्सटिंक्शन की बात की गई है डोडो को। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम इसको वापस से इवॉल्व करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जेनेटिसिस्ट हैं, जो जेनेटिक स्टडीज हैं, उस पर भी फोकस जा रहा है लोगों का और ज्यादा अभी, कि कैसे हम वापस से इसको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मॉरिशस को बिलोंग करती है, ये याद रखिएगा, और ये टर्म्स जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और सेंट हेलेना की अगर मैं बात करूं, दिस लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो अगर मैं मैप पे बनाकर दिखाऊं आपको यहां पर, ये अगर आपका अफ्रीका है, थोड़ा सा रफ है, तो यहां पर ये आपका सेंट हेलेना आइलैंड है, ठीक है, और यहां पर ये जायंट हुप मिलती थी, और यहां पर आपका जो है ये आपका डोडो यहां पर मिलता था, ठीक है। इट गोज लाइक दैट। Then we are moving on to another question, and your time starts now. So with reference to Trichoglossum Swam Vishwanathi, consider the following statements. तो पहला statement क्या है? This is the new fungus species discovered in Kerala. It is commonly known as hairy earthy tongues fungus. They are prokaryotic organisms. फिर थर्ड स्टेटमेंट इज फंगस इज यूज्ड एज ए फूड इन ह्यूमन डाइट एज एन एजेंट ऑफ फर्मेंटेशन एंड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, फटाफट बताइए। एंड योर टाइम्स अप। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इसमें भी दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, और ट्राइकोग्लोसम स्वयं विश्वनाथी की जब हम बात करते हैं तो दिस इज यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि फंगस जो होते हैं वो यूकारियोटिक होते हैं, एंड दिस इज ए फंगस। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, दिस इज अ फंगस स्पीशीज डिस्कवर्ड इन केरला। केरला में कहा, थ्रिसूर में मिला। तो साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू फंगस स्पीशीज। इसको और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, हेयरी अर्थ टंग्स फंगस बोलते हैं। रीजन क्या है इसका, यहां पर हम देखेंगे। तो ट्राइकोग्लोसम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनको क्यों बोलते हैं हेयरी अर्थ टंग, क्योंकि इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो मशरूम की तरह लगते हैं। फिलामेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पर, फिलामेंट्स मतलब जो रेशे होते हैं ना, हिंदी में इसको रेशे बोलते हैं फिलामेंट्स को, तो वो मशरूम की तरह दिखने में होते हैं, इसलिए इनको हेयरी अर्थ टंग बोलते हैं। फिर इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है या डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये पेड़ों की जड़ों में मिलता है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर 55 ट्राइकोग्लोसम जीनस जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है ग्लोबली, लेकिन रिकॉग्निशन खाली 21 को मिला है, क्योंकि बाकियों पे रिसर्च चल रही है अभी भी। फिर जनरली कहां मिलते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन में ये लोग मिलते हैं। मतलब ये फंगस जो स्पीशीज है आपकी, ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन में मिलती है। ट्राइकोग्लोसम स्पीशीज जो है इट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉरेस्ट सर्वाइवल। ये देखिए फॉरेस्ट की सर्वाइवल के लिए कितना छोटा फंगस स्पीशीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, कहां से, केरला से डिस्कवर किया गया है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट दैट फंगस इज देयर। फंगस के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, क्योंकि फंगस स्पीशीज है तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी जनरल साइंस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो ये पहली चीज क्या है, पहला स्टेटमेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ 6 किंगडम्स, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल किंगडम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये किसी एनिमेलिया या प्लांटेई के अंदर लाई नहीं करता है ये, बट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। तो 6 किंगडम्स होते कौन कौन से हैं, एनिमेलिया इज फर्स्ट, सेकेंड इज प्लांटेई, थर्ड इज फंगाई, फोर्थ इज प्रोटिस्टा, फिफ्थ इज आर्केई और आर्केई बैक्टीरिया, एंड सिक्स्थ इज बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो दीज आर द 6 किंगडम्स। फिर फंगस जो होते हैं दे आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिकॉज देयर सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई। तो यूकारियोटिक की पहचान क्या होती है कि इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जो कि उसमें नहीं होता है, किसमें, प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकारियोटिक में न्यूक्लियस होता है। और इनके जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, आप जब बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो जानते होंगे ना, ऑर्गेनिल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके। तो ऑर्गेनिल्स जो होते हैं दे आर कन्फाइंड बाई मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स उनको कवर करते हैं, लेकिन प्रोकारियोटिक में मेम्ब्रेन्स में नहीं, मेम्ब्रेन्स के
द्वारा कवर नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, उसमें ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सीधे सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है आप देखोगे कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में अंतर होता है, और ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन दे रखा है, और यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इनके डिफरेंस पे, ठीक है। तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग दैट आई एम टेलिंग हियर। फिर फंगाई जो है इट यूजुअली रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। फिर प्रोकारियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर। अंतर देख लेते हैं प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकारियोटिक्स में। तो प्रोकारियोट्स हमेशा यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूकारियोट्स आर ऑफन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। फिर यूकारियोटिक सेल्स जो होते हैं दे आर मोर देन 100 to 10,000 टाइम्स लार्जर देन प्रोकारियोटिक सेल्स, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है ये यूनिसेल्यूलर है तो सिंपलर इन नेचर होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, मल्टीसेल्यूलर है यूकारियोटिक। फिर डीएनए जो होता है यूकारियोट्स में दिस इज स्टोर्ड विद इन द न्यूक्लियस, लेकिन डीएनए जो होता है प्रोकारियोट्स में तो इट इज लोकेटेड इन स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, बिकॉज प्रोकारियोट्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। फिर फंगस की बात करता हूं यहां पे, तो फंगस को फूड की तरह हम यूज करते हैं, कहां पर, तीसरा स्टेटमेंट जो था हमारा, ठीक है, तो वो देख रहे हैं हम लोग यहां पर। तो मशरूम की तरह मशरूम जो होता है हम लोग खाते हैं, यीस्ट भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा खाने को बनाने में, तो ये दोनों ही आपने देखा हुआ है, ठीक है। मतलब मशरूम तो एटलीस्ट आपने सीधे सीधे खाया ही होगा लाइफ में कभी ना कभी, तो दैट इज ए टाइप ऑफ फंगस। फिर फंगस एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब कि ये फर्मेंट करता है फूड को और बेवरेजेस को, इसको बनाने में मदद करता है। जैसे आपको पता है ना कि दही जो होता है वो भी बनाने में एक तरीके का बैक्टीरिया यूज होता है, तो उसी तरीके से ही ये यहाँ पर फंगस यूज हो रहा है आपका, ठीक है, खाने को बनाने में। किस तरीके खाने को, चीज हो गया, ब्रेड हो गया, बियर हो गया, वाइन, सेडार, राइस, सोया सॉस, तो इसको यूज किया जा रहा है यहाँ पे। फिर द यीस्ट स्पेशीज जो होती है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं ना कि किस तरीके से बना रहा है, मतलब कौन सा यीस्ट स्पेशीज है, तो सैकारोमाइसेस सेरेविसेई ये एक यीस्ट स्पेशीज है। ये क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर एल्कोहल्स, ठीक है, ये सैकारोमाइसेस सेरेविसेई हेल्प करती है इसको बनाने में। फिर एंटीबायोटिक्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ फंगाई, ठीक है, एंड दैट आर यूटिलाइज्ड एज मेडिकेशंस। तो एंटीबायोटिक हम मेडिकेशंस की तरह यूज करते हैं, एंटीकोएगुलेंट भी यूज करते हैं। ये क्या होते हैं एक्चुअली, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ फंगाई। अब मेटाबोलाइट क्या होता है, जब भी मेटाबॉलिज्म होता है फंगाई का, तो उससे जो भी प्रोड्यूस होता है सब्सटेंस, तो उसको मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो ये नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल मतलब कि मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाला, मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होने वाला सब्सटेंस को मेटाबोलाइट बोला जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंगस मेटाबोलाइट्स, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन, सो गो थ्रू इट। Your time starts now. With reference to International Center for Integrated Mountain Development, consider the following statements. First statement, Himalayan Climate Change Adaptation Program is a program launched by ICMOD. Second statement, it is a regional intergovernmental learning and knowledge sharing center established in 1983 and located in देहरादून। ये दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि इंटरगवर्नमेंटल है, 1983 में स्टार्ट हुआ था, देहरादून में लोकेटेड है। थर्ड इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार आर इट्स मेंबर कंट्रीज। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, फटाफट कॉल लीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन, होप यू आर टेकन द कॉल। इसमें भी दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो था हिमालयन क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्रोग्राम, ये एकदम सही है। यहां पर ICMOD ने ही लॉन्च किया है इसको। इट इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल लर्निंग सेंटर, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, 1983 में बना था, बट इट इज लोकेटेड इन ललितपुर नेपाल एंड नॉट इन देहरादून में लोकेटेड नहीं है, ललितपुर नेपाल में लोकेटेड है। कौन, ICMOD। फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड म्यांमार आर इट्स मेंबर कंट्रीज, टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। ये न्यूज में क्यों था, दिस इज द 5th फरवरी न्यूज, ठीक है। हिंदू कुश हिमालय इज बायोस्फीयर ऑन द ब्रिंक, ये ICMOD की एक रिपोर्ट में बोला गया है, जो कि एक मीटिंग अभी काठमांडू में हुई थी, तो उस मीटिंग में जो रिपोर्ट आई तो उसमें बोला गया कि हिंदू कुश हिमालय इज बायोस्फीयर ऑन द ब्रिंक। ये कोलैप्स हो सकता है कभी भी अगर सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ये रिपोर्ट बोलती है इट इज ऑलमोस्ट टू लेट टू स्टेम लॉसेज इन नेचर। तो अब एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हिमालयन क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्रोग्राम, इसको 3 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर लॉन्च किया था, सिसेरो, ICMOD जो क्वेश्चन हमने पूछा, एंड ग्रिड एरेंडल। तो इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। इसका मेन काम क्या था, रेजिलियंसी क्रिएट करना माउंटेन कम्युनिटीज में। सेकंड स्टेटमेंट, मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ये इसका देखिए ABBCIMNP एक्रोनिम हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। टोटल 8 कंट्रीज है ICMOD के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार।
नेपाल, पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये 8 कंट्रीज हैं टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं। फिर ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, नॉलेज शेयरिंग सेंटर है ये भी बताया मैंने, 1983 में बनाया गया था। लेकिन ललितपुर नेपाल में, ललितपुर क्या है, ललितपुर आपका म्युनिसिपैलिटी है काठमांडू वैली में। फिर एक्सपर्ट्स अभी जो है ये आईसी मॉड के एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है कि बोल्ड एक्शन की जरूरत है और अर्जेंट फाइनेंस की जरूरत है अगर हमको कोलैप्स रोकना है नेचर का इन द हाई माउंटेन एशिया। एशिया के अंदर हाई माउंटेन मेनली जो है हिमालयन रीजन, हिंदू कुश रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर हमको कोलैप्स रोकना है, फेलियर रोकना है, तो हमें बहुत तेजी से वहां पे एक्शन लेने पड़ेंगे और फाइनेंस देना पड़ेगा। हिंदू कुश हिमालय इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स ऑन अर्थ, ठीक है, बट इट इज अ बायोस्फीयर ऑन द ब्रिंक। ये आप अपने मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब भी आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी होगी। एंड नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज इज दिस, इसको तुरंत ही सॉल्व करिए। विद रेफरेंस टू माउंटेन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर फर्स्ट स्टेटमेंट, माउंटेन्स कवर मोर देन 20% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस। फिर सेकंड स्टेटमेंट है माउंटेन्स होल्ड लेस देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। थर्ड स्टेटमेंट इज ग्लोबल माउंटेन बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट GMBA वाज इनिशिएटेड बाय स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज इन ईयर 2000। इसमें से बताना है आपको कितने स्टेटमेंट सही है कितने गलत हैं। एंड योर टाइम्स अप। सो वी आर मूविंग ऑन टू एक्सप्लेनेशन। होप आपने कॉल ले ली होगी। सो इसमें भी 2 स्टेटमेंट सही हैं आपके। पहला स्टेटमेंट कि माउंटेन्स कवर मोर देन 20% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, एकदम सही बात है। देखिए ये मैंने सीधे सीधे कटिंग ही लगा दी है यहाँ पर न्यूज़पेपर की। माउंटेन्स कवर 22% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, ठीक है, बट होल्ड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। और ये कौन बोल रहा है, ये आईसो मॉड के रिसर्चर्स ही बोल रहे हैं जो IPBS को बोल रहे हैं कि आपको ग्लोबल माउंटेन असेसमेंट एक बनाना चाहिए, ठीक है। तो उसी मीटिंग में ही निकल के आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि माउंटेन्स जनरली ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन यहां पर हमने एनवायरनमेंट के अंदर इसको कवर किया है क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम किया जा सकता था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट कवर्स मोर देन 20% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, बिल्कुल सही बात है, 22% के अराउंड करता है। लेकिन यहां पर जो है माउंटेन्स होल्ड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है यहां पर जानने के लिए, ठीक है। 50% अगर किसी चीज का माउंटेन कवर कर रहे हैं। फिर ग्लोबल माउंटेन बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट किसने, स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज ने लॉन्च किया था यहां पर। तो ये हम देख लेते हैं, यहां पर थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इट वाज लॉन्च्ड बाय स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ये, क्योंकि अभी न्यूज में था ये, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उसकी देखिए ये मीटिंग भी अभी फरवरी 10 और 11 में ही खत्म भी हुई है पॉलिसी मेकर्स की। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी को इनॉग्रेट किसने किया था, लॉन्च तो उन्होंने किया था, इनॉग्रेट डाइवर्सिटास ने किया था इन फुलफिलमेंट ऑफ एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होता है। यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया था 1992 में, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्या है कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। फिर इट बिकेम ए कोर प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ। कौन सा, ग्लोबल माउंटेन बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट फ्यूचर अर्थ का कोर प्रोजेक्ट बन गया है। द GMBA इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफिस, अब ये इसका ऑफिस कहां पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में है, स्विट्जरलैंड में। सो होप यू वुड हैव लर्नड अ लॉट टुडे। एंड इसी के साथ हम ये सेशन खत्म करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इट एंड आई ऑलवेज विश यू दैट यू गो फॉर स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी लिविंग। एंड लास्टली, जय हिंद।